हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आपको एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर क्या वेटेज कैरी करता है, इसमें किस तरह से एनसीईआरटी को रीड करना है। तो वो सारा डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। सबसे पहले कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है। तो अगर मैं वेटेज बताऊं तो लास्ट 5 साल का एक एवरेज डाटा हम लेके चलते हैं, राइट। एज यू कैन सी हियर 2019 से लेकर 2023 तक ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आप यहां पे देख सकते हैं, राइट। सो मिनिमम अगर हम मान के चलें तो एवरेज 4 क्वेश्चंस मीन 16 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की, राइट। जिसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, सेल साइकिल या फेजेस ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो हर पार्ट से एवरेज 2 क्वेश्चंस आप यहां पे देख सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज 5% वेटेज है क्वेश्चंस का नीट एग्जाम में। उसके बाद बात आती है व्हाट इज द एनसीईआरटी इंपोर्टेंस। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। जब हम अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको एडवाइस करता हूं कि 10 to 15 टाइम्स एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। अभी हम फेजेस की बात करेंगे, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। नीट 2023 की बात हो या 20 की बात हो, 19 की बात हो, हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये इसका लाइव एग्जांपल आप यहां पे देखिए। एनसीईआरटी के पेज नंबर के साथ आप देख सकते हो कि कहां से क्वेश्चन आया है, राइट। कि करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। एक बार मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस कर देता हूं, देन विल डिस्कस क्वेश्चंस आल्सो। दिस इज एन ओवरव्यू टू टेल यू कि ये चैप्टर क्या इंपॉर्टेंस कैरी करता है, एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जो सेलुलर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो फंडामेंटल फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो सेल डिवीजन है ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू सेल रिप्रोड्यूस करती है और इट गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। अब इसी प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन के टाइम पे ही डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए की कॉपीज बनती है एंड सेल की ग्रोथ होती है। So cell division is an essential process in all living organisms, right? ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल वो सीक्वेंस है इवेंट्स की, चेंजेस की, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which occurs in a cell। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? यहां पे सबसे पहले सेल का डुप्लीकेशन होगा, सेल के कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होगी, उसके बाद सेल स्प्लिट कर जाएगी 2 डॉटर सेल्स में। तो ये सारे इवेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल साइकिल बनाते हैं या सेल साइकिल कहलाते हैं। तो सेल ग्रोथ की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो क्या होगा? सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज 2 वर्ड में लिख रहा हूं यहां पे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कि सेल की ग्रोथ तो क्या है? लगातार होती रहती है, लेकिन उसमें साथ में जो डीएनए की सिंथेसिस है, बट डीएनए सिंथेसिस ऐसा नहीं कि ये भी लगातार होता रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट वन स्पेसिफिक स्टेज, अकर्स एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आपको डिफरेंस समझ में आ गया, राइट? अब कौन सी स्टेजेस में ये डीएनए की सिंथेसिस होती है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई अ सेल डिवाइड, क्या रीजन होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं साइज ऑफ द
साइज और एक्टिविटी भी, बल्कि साइज एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल, राइट। जब साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में या इन साइटोप्लाज्म, जब इन दोनों का, कौन कौन से दोनों, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस वॉल्यूम रेशो, ये डाउन होंगे, इनकी रेशो नीचे जाएगी, इट कॉजेज सेल टू डिवाइड, उसकी वजह से सेल का डिवीजन होगा। तो इसलिए सेल डिवीजन को होने के लिए ये दोनों कांस्टेंट होने जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या क्या होता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, इसको आप KI से लिख सकते हैं या इसको NC रेशियो भी कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये रेशियो है सिंपल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहलाती है। तो KI इज इक्वल टू वॉल्यूम, N का मतलब न्यूक्लियस, और सेल के वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसकी रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ सेल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कह देंगे, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसी भी सेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों सरफेस वॉल्यूम रेशियो या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली अगर दिखाना चाहें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन सेल डिवीजन एंड ये जो पैरामीटर है सरफेस वॉल्यूम रेशियो या KI, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है ये क्रिटिकल वैल्यू है। सो इनिशियली जब सेल डिवीजन होना होगा तो मैंने बताया था ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो इसको कांस्टेंट रखना जरूरी है, राइट। अब यहां पे एक और वर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, जनरेशन टाइम। ये क्या होता है, व्हाट इज जनरेशन टाइम, द गैप और टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स, दो सेल डिविजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, जनरेशन टाइम। तो ये वेरी करता है इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें, अगर यीस्ट सेल में एक यीस्ट सेल डिवाइड कर जाती है 90 मिनट्स में, लेकिन ह्यूमन सेल की बात करें कल्चर मीडियम में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड करती है। तो ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। तो अब आपको पता चल गया क्यों सेल डिवाइड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नाउ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, दो मेन फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज भी कहा जाता है बेटा, होते हैं। इंटरफेज इन्वॉल्व्स 3 सब स्टेजेस, G1, S एंड G2 फेज, जबकि एम फेज में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, कैरियोकाइनेसिस, मैंने पहले बताया है, जिस बच्चों को याद है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और साइटोकाइनेसिस। ये दोनों प्रोसेस होती हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बेसिस पे 3 तरह का डिवीजन हो सकता है, एमाइटोसिस, बहुत सारे बच्चों ने, इवन जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने भी ये वर्ड नहीं सुना होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं सुना होगा, बट इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है एमाइटोसिस। ए का मतलब एब्सेंट, राइट,
जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। माइटोज का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या? क्रोमोसोम, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे वो कंडेंस होकर रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अगर किसी सेल में क्रोमोसोमल मूवमेंट्स ऑब्जर्व ना किए जाए तो इट इज नोन एज एमाइटोसिस। क्रोमोसोमल मूवमेंट आर एब्सेंट, तो सच डिवीजन इज नोन एज एमाइटोसिस। इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यहां पे जेनेटिक मटेरियल का। सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन है, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। तो एग्जांपल्स में मैं बताता हूं आपको। तो सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रिमिटिव है। बाइनरी फिजन ऑफ, किसमें होता है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, उसके अलावा अमीबा में पैरामीशियम में जो मेगा न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन, ये सारे एमाइटोसिस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है इंटरफेज। इंटर का मतलब इन बिटवीन और फेज का मतलब स्टेजेस। तो दो स्टेजेस के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कह देते हैं? इंटरफेज। तो इट अकर्स बिटवीन टू माइटोटिक फेजेस, दो माइटोसिस के बीच में जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेज। पहले इसको रेस्टिंग फेज बोलते थे, या आप लोग को भी पढ़ाया गया होगा कि इट इज रेस्टिंग फेज। इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज, बट इट इज नॉट रेस्टिंग फेज बेटा। यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत हाई होती हैं, तो हम इसको रेस्टिंग स्टेज कैसे कह सकते हैं? इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। यहां पे सेल अपने आप को तैयार करती है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो 95 से लेके 97% टाइम सेल, जो टोटल सेल साइकिल का टाइम है उसका 95 से 97% तक सेल इंटरफेज में स्पेंड करती है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो सेल के साइटोप्लाज्म की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस रहेगी। ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म ग्रो नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म ग्रोथ कंटिन्यूअस। लेकिन जो डीएनए की मैंने बताया था कि एट स्पेसिफिक टाइम डीएनए रेप्लिकेशन एट एस फेज ओनली, बताएंगे अभी क्या होता है। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी बताया भी था, G1, S और G2 फेज, तीन फेजेस होते हैं। G1 का मतलब गैप 1, S का मतलब सिंथेटिक, एंड G2 का मतलब गैप 2 फेज। तो आप देख पा रहे हो टोटल अगर हम 24 आवर्स लेते हैं तो 95% टाइम अप्रोक्सीमेटली सेल कहां पे रहती है? इंटरफेज में रहती है, राइट। तो हम तीनों फेजेस की बात करते हैं, एक करके क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं इस टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कौन सा? गैप 1 और G1। हमें ये तो पता चल गया कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। सो सेल एक्टिव एंड ग्रो, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट, राइट। तो ये वो टाइम पीरियड है जो है टाइम पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस, टाइम पीरियड बिटवीन माइटोसिस एंड स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
राइट, याद रहेगा आपको, ये वो टाइम पीरियड है। सो गैप फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको, पोस्ट माइटोटिक फेज। और यहां पे ही एक और स्टेज होती है जिसका हम बाद में बात करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा है जी नोट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी नोट फेज, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होता है सेल का, राइट। तो जीवन में कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन कम्स गैप टू, जी सॉरी एस फेज, उससे पहले एस फेज या सिंथेटिक फेज। ये वो टाइम पीरियड है जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, एस फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन सिंपल वर्ड में कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी कॉपीज बन जाती है, तो दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड, ध्यान देना बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। कि अगर इनिशियली 2C से उसको हम शो करें डीएनए के अमाउंट को, तो डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेटिक फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। कि इनिशियली क्वांटिटी डीएनए की क्या थी, 2C थी, और अब एस फेज में क्या हो जाएगी, 4C। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। कि 2n था तो 2n ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड रहेगा। एनिमल सेल में, इन एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल सेल में इस फेज में ड्यूरिंग एस फेज इन एनिमल सेल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाती है। बट जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए की रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में, सीसी से आप याद रख सकते हैं इजीली। और तीसरा फेज जो देखने को मिलता है बच्चों, दैट इज G2 फेज, G2, ये वाला, इस वाले फेज की हम बात कर रहे हैं, G2 फेज। अब ये प्री मियोटिक फेज कहलाता है, सॉरी प्री माइटोटिक फेज कहलाता है, प्री माइटोटिक फेज, राइट। तो एक्चुअल जो प्रिपरेशन होती है वो, या मोस्टली जो प्रिपरेशन होती है वो यहीं पे होती है, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पे होगी। उसके अलावा अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं जी, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। डबलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे होगी, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी डबलिंग यहां पे होती है। गोल्गी बॉडी हो जाए, चाहे वो प्लास्टिड हैं प्लांट्स में, सबकी डबलिंग G2 फेज में होती है, राइट। तो जो जी नोट फेज की मैं बात बता रहा था, जी नोट फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बात कर लेते हैं। कि सम सेल्स ऑफ अडल्ट ऑफ एनिमल्स, अडल्ट ऑफ एनिमल्स में सारे के सारे सेल डिवाइड नहीं करती, इन अडल्ट्स, अडल्ट्स का मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सम सेल्स डू नॉट डिवाइड। जरूरी नहीं कि सारे के सारे सेल डिवाइड करें। एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कार्डियक सेल्स जो है
वो डिवाइड नहीं करती, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करती। कुछ ओकेजनली डिवाइड करती हैं कि कभी कभी जरूरत के हिसाब से वो डिवाइड कर लेती है, कि पुरानी सेल्स को रिप्लेस करना है तो वो डिवाइड कर जाती है, या सेल को इंजरी हो गई तो वो डिवाइड कर जाती है, जैसे लीवर सेल्स होती है हमारी बॉडी में, राइट। तो ये जो सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं या डिवाइड नहीं करती, दे एग्जिट सेल साइकिल, वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, वहां से निकल जाती है। कब? एट G1 फेज। यहां पे बताया था हमने G1 फेज में सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है एंड एंटर्स इनटू अ रेस्टिंग स्टेज। और उस रेस्टिंग स्टेज को क्या कहते हैं बच्चों? एंड एंटर्स इनटू G0 फेज, जिसको क्यूसेंट फेज भी कहा जाता है, क्यूसेंट फेज। एट दिस स्टेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव स्टेज में चली गई, बट प्रोलिफरेशन रुक जाता है, एनलार्जमेंट रुक जाता है, स्टॉप प्रोलिफरेशन, राइट, जब तक कि सेल को जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जाएं तो आप सारी चीजें यहां पे देख पाएंगे बेटा, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल का रिप्लिकेशन, डीएनए की ग्रोथ, सॉरी सेल की ग्रोथ होती है, ये सारी की सारी प्रोसेसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं जिससे करेक्ट डिवीजन इंश्योर हो सके। तो वो सारे इवेंट्स मिलकर क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल। सेल ग्रो, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन डीएनए सिंथेसिस कब होती है? एट स्पेसिफिक स्टेजेस इन सेल साइकिल। और उसके बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे, ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हमने बात करी कि टिपिकल सेल अगर 24 आवर्स में डिवाइड करें उसको, तो एक यीस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाती है, लेकिन ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर जाती है। तो वेरी करता है, डिपेंड करता है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। ये पूरा मिलके एम फेज बनाता है, ये सारा का सारा इंटरफेज है, जिसमें G1S और G2 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, G1S एंड G2 फेज। अब G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करती रहती है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। ये सारी चीजें आप एक एक वर्ड टू वर्ड आप देख पा रहे होगे, मैंने सारा का सारा आपको क्लियर किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन एनिमल सेल में न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट। अब ये क्यूसेंट स्टेज वाली हमने बात करी कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिव तो है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती। अब एनिमल सेल में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल माइटोटिक सेल्स में ही होता है, 2n सेल में होता है, क्योंकि जो जर्मिनल सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स में तो क्या होगा? म्यूसिस अकर्स, रिडक्शनल डिवीजन होता है वहां पे, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मेल हनीबी। मेल हनीबी में जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक वर्ड होता है, आप में से कोई बता सकता है तो एक बार बताइए। उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मेल हनीबी हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद एम फेज की हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स। रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है ना, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक स्टेजेस या साइट्स हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं वेयर प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल इज चेक्ड, कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल इज चेक्ड। तो वो चेक पॉइंट्स हैं, ये कहां कहां पे होते हैं? सबसे पहला जो चेक पॉइंट होगा वो G1 या S चेक पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट M चेक पॉइंट होगा, और तीसरा चेक पॉइंट जो होगा वो G2 चेक पॉइंट होगा। ये सारे चेक पॉइंट क्या क्या काम करते हैं यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे। जो G1 चेक पॉइंट है वो चेक करेगा कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है।
उसके बाद मेटाफेज में अभी हम जब एम फेज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि क्रोमोसोमल स्पिंडल जो अटैचमेंट है वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ। और G2 फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, सेल का साइज कंट्रोल वे में है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट वहां पे चेक किए जाते हैं, राइट। उसके बाद शुरू होता है एम फेज, जहां पे ये सारी स्टेजेस हमको डिस्कस करनी है। तो एम फेज में बेसिकली दो प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे, या दो प्रोसेसेस वहां पे होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, और हमेशा याद रखना कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वो क्वेश्चंस का आंसर, तो आप में से अगर कोई बता पाए तो प्लीज मुझे बताइए। ड्यूरिंग जी नोट फेज द सेल साइकिल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। इसकी स्टेटमेंट 2 है कि सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो अगर दोनों स्टेटमेंट आपको सही लगती है तो आपको ऑप्शन 4 देना है, दोनों गलत है तो ए लिखना है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है तो बी कर सकते हैं आप, और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो आप ऑप्शन सी आंसर कर सकते हैं। आप फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट। अब दूसरा एम फेज प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, या आपको मैच करना है एम फेज को क्या कहते हैं, G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होगा, क्विसेंट स्टेज क्या होती है, इनका कंपेयर, इनको मैच करके आप इसका भी आंसर मुझे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। जल्दी से फटाफट आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मुझे बताइए, बोलो बेटा फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी, क्योंकि इनएक्टिव नहीं होती, राइट। लेकिन सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन और साइटोप्लाज्म की डिवीजन मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डिवाइड करता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए एम फेज को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो ए का 4 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, तो 2 तो आपके एलिमिनेट ही हो गए, राइट। अब आपको 2 में से बताना है। उसके बाद G2 फेज को क्या कहते हैं, G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस मैंने बताई थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनते हैं, तो बी का 1। सी क्विसेंट स्टेज को क्या कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है, और G1 फेज में ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, कोई इफ बट है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पर आकर फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं एम फेज की।